नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस टेस्ट के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन के लिए आर्थराइटिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यह कोई एक स्थिति नहीं है बल्कि कई स्थितियों का समूह है जो कि किसी भी उम्र में प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह समस्या ज्यादातर बुजुर्गों में ही देखी जाती है। कई कारणों से आर्थराइटिस हो सकता है और यह आनुवंशिक भी हो सकता है। आर्थराइटिस जो है दोस्तों कई प्रकार का होता है, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार का आर्थराइटिस है और आम तौर पर यह महिलाओं और 45 से अधिक उम्र की महिलाओं में देखा जाता है और यह सबसे ज्यादा पीठ, घुटनों, कूल्हों और हाथों को प्रभावित करता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो यह आपको समस्या जो है होने की ज्यादा संभावना होती है। गठिया की बात करें तो यह आर्थराइटिस का एक इन्फ्लेमेटरी प्रकार होता है जो कि शरीर में अधिक यूरिक एसिड जमने पर होता है। अत्यधिक यूरिक एसिड जोड़ों में और इसके आसपास क्रिस्टल बनाता है, जिससे कि प्रभावित जोड़ में दर्द भरी सूजन और लालिमा के साथ जोड़ वाली स्किन के ऊपर खुजली और स्किन उतरने सी लगती है। आमतौर पर गठिया जो है वो पैर के अंगूठे को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य जोड़ों पर भी असर डाल सकता है। जोड़ों में कैल्शियम जो है वो क्रिस्टलों के अपनी जगह से हटने पर नकली गठिया भी होता है। बात करें दोस्तों रूमेटाइड आर्थराइटिस की, तो यह ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी स्थिति है जो कि इम्यून सिस्टम के जोड़ों पर अटैक करने और उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू करने पर होती है। सामान्य तौर पर इम्यून सिस्टम संक्रामक माइक्रोब से लड़ता है और आपको बीमारियों से बचाता है और यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है। हालांकि आपका इम्यून सिस्टम शरीर के स्वस्थ ऊतकों पर अटैक करना शुरू कर देता है और इससे सूजन आ जाती है। महिलाओं में रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक आम समस्या है और आमतौर पर यह 40 से 60 साल की उम्र के बीच में होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में सूजन और दर्द होता है और यह समस्या पुरुषों में होती है और 20 से 30 साल की उम्र के बीच प्रभावित करती है। बात करें सोरायटिक आर्थराइटिस की, तो यह भी एक ऑटोइम्यून स्थिति है जो कि सोरायसिस से ग्रस्त लोगों में देखी जाती है। और बात करें जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस की, तो अगर आपको 15 साल की उम्र से पहले आर्थराइटिस हो जाए तो इसे जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं और उसके कई प्रकार होते हैं और यह एक ऑटो इम्यून स्थिति होती है। तो दोस्तों आर्थराइटिस का पता लगाने के लिए आर्थराइटिस टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट की बात करें तो इसमें आते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेटॉइड फैक्टर, यूरिक एसिड और विटामिन D3। दोस्तों बात करें ESR की, तो यह एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि टेस्ट ट्यूब के अंदर लाल रक्त कोशिकाओं की सेटलिंग का रेट देखा जाता है। जब लाल रक्त कोशिकाओं का जो सेटलिंग होता है वो तेज हो जाता है तो ESR जो है वो उच्च आता है। शरीर में इन्फेक्शन या सूजन होने पर खून में अतिरिक्त प्रोटीन मौजूद होता है जिससे कि लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से सेटल होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें CRP की, जिसे कि हम सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं, तो यह ब्लड टेस्ट खून में सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल को जांचने के लिए किया जाता है और CRP जो है दोस्तों इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है और इस प्रोटीन का लेवल सूजन या फिर इन्फेक्शन होने पर बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों बात करें एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O की, तो यह ब्लड टेस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन O के विरोध में बनने वाली एंटीबॉडीज को मापता है और स्ट्रेप्टोलाइसिन O एक केमिकल है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ग्रुप द्वारा बनता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति होती है जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करें कैल्शियम की, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को जांचने के लिए यह ब्लड टेस्ट किया जाता है और इससे हड्डियों की बीमारियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात करें फॉस्फोरस की, तो खून में फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस के लेवल को जांचने के लिए यह ब्लड टेस्ट किया जाता है और फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों को ठीक करने और बनाने में मदद करता है। शरीर में कैल्शियम बढ़ने पर फॉस्फेट का स्तर गिरने लगता है और शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन फॉस्फेट के लेवल को संयमित करता है। उसके बाद दोस्तों बात करें RF टेस्ट की, तो दोस्तों रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पता लगाने के लिए किया जाता है और RF एक एंटीबॉडी है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सूजन होने की प्रतिक्रिया के रूप में बढ़ता है और RF रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं करता है बल्कि यह सूजन की वजह से बढ़ता है।
उसके बाद दोस्तों बात करें यूरिक एसिड की, तो यह एक ब्लड टेस्ट है जो कि यूरिक एसिड की मात्रा चेक करने के लिए किया जाता है और इस दर्द भरी सूजन को गठिया कहते हैं। और दोस्तों बात करें विटामिन D3 की, तो विटामिन डी ब्लड टेस्ट खून में विटामिन डी के लेवल का पता लगाने के लिए किया जाता है और विटामिन डी 2 रूपों में होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। दोस्तों धूप और अंडे, सैल्मन और ट्यूना जैसे खाद्य पदार्थों से शरीर में विटामिन D3 बनता है और विटामिन के दोनों ही रूप शरीर में 2,5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में बदलता है और इसकी कमी हड्डी में विकारों का संकेत हो सकता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आर्थराइटिस जो टेस्ट है दोस्तों वो क्यों किया जाता है। तो आर्थराइटिस के लक्षण दिखने पर डॉक्टर जो है आर्थराइटिस टेस्ट लिख सकते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि कम से कम एक जोड़ में अकड़न होना, किसी एक जोड़ को ठीक से न हिला पाना, कम से कम किसी एक जोड़ में सूजन होना, एक या इससे ज़्यादा जोड़ों में बार बार या लगातार दर्द होना, कम से कम किसी एक जोड़ में गरमाई और लालिमा होना। आर्थराइटिस के प्रकार के आधार पर आपके लक्षण जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। बात करें दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और उसके लक्षणों की, तो उसमें आपको जोड़ों में दर्द, जोड़ों के ऊपर सूजन होना, दर्द की वजह से जोड़ को हिलाने में दिक्कत आना, रोजमर्रा के काम जैसे कि जूते बांधना, जार खोलना या फिर कमीज के बटन खोलने में दिक्कत आना, खास तौर पर सुबह के समय अकड़न होना, थकान और एनर्जी में कमी होना और साथ ही साथ कभी कभी बुखार चढ़ना भी आपको देखने को मिल सकता है। और बात करें दोस्तों गठिया के लक्षणों की, तो बहुत ज़्यादा दर्द होना, सूजन होना, जलन होना और छूने पर दर्द होना, साथ ही साथ जोड़ के ऊपर की स्किन चमकना जिससे कि वो थोड़ी सी छिलने भी लग जाती है। और दोस्तों बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों की, तो उसमें आपको प्रभावित जोड़ों में दर्द और अकड़न हो सकती है, जोड़ों में सूजन हो सकती है। और बात करें क्रेपाइटस की, यानी कि प्रभावित जोड़ों को हिलाने पर कड़कने की जो आवाज़ आती है उसे हम क्रेपाइटस कहते हैं, तो क्रेपिटस भी इसमें हो सकता है। साथ ही साथ जोड़ के आसपास की मांसपेशियों का खराब होना भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इस टेस्ट से पहले क्या क्या तैयारी की जाती है। तो दोस्तों टेस्ट के लिए आधी बाजू की कमीज या टी शर्ट पहनकर जाएं। कोई दवा जैसे कि डॉक्टर के पर्चे के बिना मिलने वाली दवा, जड़ी बूटी, विटामिन या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। एस्पिरिन, स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं से CRP लेवल कम हो सकता है। लिथियम थायरोक्सिन, विटामिन डी, थियाजाइड मूत्रवर्धक और कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम के टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। एंटासिड, रेचक और मूत्रवर्धकों से फास्फोरस टेस्ट रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। डायलिसिस भी फास्फोरस के लेवल पर असर डाल सकता है। हो सकता है कि डॉक्टर इनमें से कुछ दवाओं को बदल दें या फिर टेस्ट से पहले लेने से मना कर दें। एस्पिरिन, कैफीन, शराब, मूत्रवर्धक, सिस्प्लेटिन, लिवोडोपा, एस्ट्रोजन, ग्लूकोज, मैनिटोल, वारफारिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह जैसे उनके कारण यूरिक एसिड टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। और इस टेस्ट से पहले कुछ तैयारियां की जाती है, जैसे कि टेस्ट से कुछ घंटे पहले या एक रात पहले आपको उपवास रखना पड़ सकता है, यानी कि व्रत रखना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी, माहवारी या टेस्ट से पहले फैट वाला खाना खाने से ESR का लेवल बढ़ सकता है और टेस्ट से पहले इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सिगरेट पीने, डायबिटीज़ और एक्सरसाइज की कमी से CRP बढ़ सकता है और अधिक मात्रा में दूध और डेयरी उत्पादों से शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। चीज़, मछली, चॉकलेट, बियर और कोला से शरीर में फास्फोरस का लेवल जो है वो बिगड़ सकता है। कठिन एक्सरसाइज करने और जिन खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है जैसे कि मशरूम, सूखे मटर और बीन्स जो होते हैं उनसे यूरिक एसिड के लेवल पर असर पड़ सकता है और इसीलिए टेस्ट से पहले डॉक्टर को इन चीज़ को न खाने की सलाह दे सकते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो टेस्ट है कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आर्थराइटिस के सभी टेस्ट ब्लड टेस्ट से किए जाते हैं। लैब टेक्नीशियन बाह की नस में एक साफ सुई डालकर थोड़ा खून निकाल लेंगे और सुई घुसने पर चुभने वाला दर्द हो सकता है और इसके अलावा आपको और कुछ महसूस नहीं होगा। सुई वाली जगह पर इन्फेक्शन के मामले बहुत कम देखे गए हैं। अगर टेस्ट के दौरान या बाद में आपको चक्कर आ रहे हैं या ठीक महसूस नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। और दोस्तों बात करें लैब टेस्ट के परिणामों की और नॉर्मल रेंज की। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नॉर्मल रिजल्ट की। तो नॉर्मल वैल्यू में बात करेंगे सबसे पहले ESR की। तो बच्चों में 0 से 10 मिलीमीटर प्रति घंटा, 50 साल से कम उम्र के पुरुषों में 0 से 15 मिलीमीटर प्रति घंटा, 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में 0 से 20 मिलीमीटर प्रति घंटा और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं में 0 से 20 मिलीमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में 0 से 30 मिलीमीटर प्रति घंटा।
बात करें दोस्तों CRP की, तो वो आपको प्रति लीटर 10 मिलीग्राम के अंदर देखने को मिलेगा नॉर्मल रिजल्ट में। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की बात करें तो 5 साल से कम उम्र में 0 से 99 इंटरनेशनल यूनिट प्रति मिलीमीटर, 5 से 15 साल की उम्र में 0 से 249 इंटरनेशनल यूनिट प्रति मिलीमीटर, वयस्कों में 0 से 199 इंटरनेशनल यूनिट प्रति मिलीमीटर, और कैल्शियम की बात करें तो वो 8.5 से 10.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, फॉस्फोरस की बात करें तो 7 से 4.6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, RF की बात करें तो 60 यूनिट प्रति मिलीमीटर से कम वैल्यू होना, यूरिक एसिड की बात करें तो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और विटामिन डी की बात करें तो 30 से 60 नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर, ये इसके नॉर्मल रिजल्ट्स होते हैं। और दोस्तों बात की जाए असामान्य रिजल्ट की यानी कि एबनॉर्मल रिजल्ट की, तो दोस्तों अगर ESR और CRP बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि शरीर में सूजन है। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का लेवल बढ़ने का मतलब है कि एक्यूट रूमेटिक फीवर है। रूमेटिक फीवर होने वाले 80% से ज़्यादा लोगों में इसका लेवल हाई पाया जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब है कि गठिया है। यदि RF बढ़ा हुआ है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का संकेत है, और फॉस्फेट लेवल का बढ़ने और कैल्शियम का लेवल घटने का संकेत रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्ण और सटीक निदान करने के लिए सभी परिणामों को रोगी की शिकायतों के साथ चिकित्सकीय रूप से सहसंबद्ध होना चाहिए। ये जानकारी विशुद्ध रूप से शैक्षिक दृष्टिकोण से प्रदान की गई है और किसी भी तरह से किसी योग्य चिकित्सक की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।